फ्यूल सेल का एक्सप्लेनेशन आज हम लोग करेंगे। तो फ्यूल सेल के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सबको सुनिए। फ्यूल मतलब ऐसे होता है ईंधन, और यहाँ पर ये फ्यूल सेल भी हम लोग को गैल्वेनिक सेल का पार्ट है। तो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ बात रही फ्यूल का, तो इट मीन्स फ्यूल मतलब ईंधन, और ईंधन जब जलेगा तो जल करके एनर्जी देगा, और यह एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग फ्यूल सेल के बारे में फ्यूल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। फ्यूल सेल तो सीधे तौर पर डेफिनेशन कर रहा है कि द गैल्वेनिक सेल विच converts chemical energy of fuel fuels directly into electrical energy is known as फ्यूल सेल। यहाँ पर देख लो, सीधे तौर पर कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल सबसे पहला पॉइंट, और यह क्या कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब अगर हम लोग इसको बताएं यहाँ पर, तो केमिकल एनर्जी और यह केमिकल एनर्जी इसको कहाँ से मिल रहा है, फ्यूल के केमिकल एनर्जी को, फ्यूल्स के केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो हम लोग सामान्य रूप से देखें तो यहाँ पर फ्यूल्स की आवश्यकता होगी। तो इसमें किस किस तरह फ्यूल्स के आधार पर इसके कैटेगरी को भी बांटा गया है। तो हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टाइप्स की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट टाइप्स इसका हो जाता है इम्पॉर्टेंट टाइप्स। जैसे सबसे पहला हम लोग इसमें बात करें कि अगर H2 का यूज़ किया जाता है तो यह हम लोग को फ्यूल्स के रूप में, तो H2O2 फ्यूल सेल इसको हम लोग कहेंगे H2O। दूसरा हम लोगों को फिर हो गया B में, H2O2 के बाद अगर CH4 का फ्यूल्स के रूप में यूज़ करेंगे तो CH4O2 फ्यूल सेल क्या हो गया। उसके बाद अगर हम लोग फिर CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल का तो फ्यूल के रूप में, तो CH3OH फ्यूल सेल। अब देखो फिर C में मान लीजिए हम लोग प्रोपेन का यूज़ करते हैं तो प्रोपेन O2 फ्यूल सेल। और अगर हम लोग फिर अगर यहाँ पर जैसे CO का यूज़ करते हैं तो COO2 फ्यूल सेल। यह सब हम लोगों को फ्यूल सेल का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को स्टडी यहाँ पर करना है H2O2 फ्यूल सेल के बारे में स्पेशली, कि H2O2 फ्यूल सेल का कैसे सेल रिएक्शन है, कैसे एनोड रिएक्शन है, कैसे कैथोड रिएक्शन, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, क्या इससे एडवांटेज है, क्या इसका लिमिटेशंस है, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करना है कि यह केमिकल फ्यूल के केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो हम लोग यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन जो देखेंगे वो होगा H2O2 फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल के बारे में हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। H2O2 फ्यूल सेल देखो, तो H2O2 फ्यूल सेल को अब समझने के लिए तुमको यहाँ पर देख ही रहे हो कि यहाँ पर फ्यूल का कंबशन इट मीन्स दहन होता है, और इससे जो केमिकल एनर्जी जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका डायरेक्टली कन्वर्शन होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये चीज़ तो यहाँ पर H2O2 फ्यूल सेल को हम लोग देख रहे हैं। तो H2O2 फ्यूल सेल के स्ट्रक्चर को देखिए, और उससे तुमको जो है वह शेष सेल के बारे में भी कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। और उसके साथ साथ सेल में अगर हम लोग देखेंगे तो सेल में 2-3 चीज़ें कॉमन होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोड के बारे में जानना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना, ये हम लोगों को तो एनोड कैथोड इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट और उस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स
ये बातें तो हम लोग के सेल के बनावट पर पहले चलते हैं और उससे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहला देख लो, ध्यान दो, आप ध्यान देते जाइए, बोर्ड पर अगर ध्यान देंगे तो सब बातें भी समझ में आएगी और रिलेटेड पॉइंट्स को भी हम लोग क्लासिफाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेल में एक चैम्बर को हम लोग दिखाते हैं और इस चैम्बर को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा भाग, ये जो दोनों भाग देख रहे हो, दोनों साइड जो हम लोगों को इससे यह दोनों हम लोग को इलेक्ट्रोड्स का काम करता है। यह दोनों इलेक्ट्रोड्स हम लोगों को हो गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के लिए जो हम लोगों को इस तरह का यहाँ पर कोड देख सकते हैं, यह वायर निकला होगा, दोनों कोड, और यहाँ इलेक्ट्रोड्स के बीच ये हम लोगों को यहाँ जो चैम्बर बनाएंगे हम लोग और नीचे वाले पोर्शन पर भी हम लोग इसको दिखावे। इसको तुम डार्क कर सकते हो पूरी तरह से। अब ये जो चैम्बर हो गया, यह चैम्बर इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सबको जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह हो गया तुमको इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह तुमको डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड NaOH और KOH, यह तुमको हो गया इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इसके साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गया, और रिलेटेड जो यहाँ पर भाग होती है, इस भाग में ध्यान अब ध्यान, ये दोनों भाग जो होता है, इट मीन्स दोनों पाइप, या हम लोग कह सकते हैं यह भाग, इसके द्वारा यहाँ से H2 गैस और यहाँ से दिया जाता है O2 गैस, यह हो गया। अब तुम अगर सेल रिएक्शन में देखोगे, जो कि आगे एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे, तो सेल रिएक्शन में तुमको कुछ अवशिष्ट, इट मीन्स यहाँ से H2O प्राप्त होता है अवशिष्ट के रूप में। तो वो अवशिष्ट बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आउटलेट बना होता है, तो यहाँ पर हम लोग H2O आउटलेट हो गया यह, या आउटलेट ऑफ H2O लिखेंगे, जो सेल रिएक्शन में हम लोग को दिखाई देगा। अब इसके बाद यहाँ जो चैम्बर है, इसको भी हम लोग, इसको तुम पूरा डार्क कर सकते हो, इससे नीचे वाला भाग, और यहाँ पर भी ये वाला कुछ भाग को, गैस चैम्बर हो गया ये, और यहाँ पर भी इसको दिखा सकते हैं, इस भाग, और यहाँ पर भी हो गया तुमको ये भाग, और ये दोनों भाग जो देख रहे हो तुम, ये वाला भाग, ये तुम्हारा क्या हो गया, गैस चैम्बर, इसको हम लोग कहेंगे गैस चैम्बर। ये दिखाई दे रहा है, ऊपर के भाग से क्लियर है। उसके बाद हम लोगों को ये वाला भाग जो है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भाग, ये क्या हो गया, यह पोरस इलेक्ट्रोड हो गया, पोरस इलेक्ट्रोड, पोरस मतलब हो गया छिद्रयुक्त, पोरस इलेक्ट्रोड हो गया। और यह इलेक्ट्रोड जो है वह जो स्तर जो इस पर चढ़ा हुआ रहता है, वह महंगे कैटेलिस्ट का, उत्प्रेरक का होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जो
यहाँ पर तुमको ये इलेक्ट्रोड है, तो हम लोग इस फ्यूल सेल में H2O2 फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोड है वह पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इस सेल में, यहाँ लिख सकते हैं इस सेल में पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स तुमको सांद्र या कंसंट्रेटेड NaOH या KOH विलयन में या सॉल्यूशन में विलयन में डूबे रहते हैं। यहाँ तुमको ध्यान देने की बात है कि यह जो रड है यह कैटेलिस्ट से अस्तरित रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इस सेल में पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड महंगे कैटेलिस्ट या हम लोग ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोड PT, AG, AU भी लिख सकते CAO इत्यादि से अस्तरित होते हैं। महंगे धातु का स्तर होता है जो कि एडलक कैटेलिस्ट का काम करता है, जो दोनों हम लोग दिखा दिए यहाँ पर। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोड है, देख रहे हो सबको, यह इलेक्ट्रोड H2 और O2 इस दोनों गैस के द्वारा इसको संपर्क कराया जाता है, इट मीन्स इसको हम लोग का बबल्ड किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो है H2 तथा O2 गैस द्वारा बबल्ड किया जाता है। ये हम लोग को चित्र से ही क्लियर है। अब रहा बात इसका, यह बेसिक पॉइंट हम लोग को हो गया जो कि स्ट्रक्चर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें रिएक्शन कैसे होता है। तो सेल रिएक्शन मतलब एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन, इसकी व्याख्या से हम लोग को फिर पता चलेगा कि यहाँ जो आउटलेट बना हुआ है इससे H2O कैसे निकलता है। तो निश्चित रूप से सेल रिएक्शन में H2O बनता होगा, लाइक तभी यहाँ से आउटलेट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, H2O प्राप्त हो रहा है। तो ये हम लोगों को सेल के बारे में बेसिक बात है। तो पहले चित्र सबको देख लीजिए ध्यान से और पॉइंट कुछ बनाया हो। देखिए अब ध्यान दीजिए सबको। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर ले, अगर इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पर जैसे हम लोग बात किए इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जैसे कॉन्क हम लोग बात कर रहे हैं NaOH और KOH। तो इतना सबको क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया कि जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर आयन में ब्रेक कर जाता है। इट मीन्स NaOH जो है वह आयन में कैसे ब्रेक करेगा, Na+OH-। अगर KOH की बात करें तो यह हम लोग कह सकते हैं K+OH-। मतलब इससे जो हम लोग को एक आयन प्राप्त हो रहा है वो OH- यहाँ पर। तो हम लोग अब अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की बात करते हैं पहले। इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो सामान्य रूप से गैल्वेनिक सेल अगर है तो एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड की हम लोग बात करते हैं एनोड रिएक्शन का। तो एनोड रिएक्शन में यहाँ पर H2 गैस प्लस OH- एक्वस। अब देखो यह OH- एक्वस, इट मीन्स OH- आयन कहाँ से आया, अभी जस्ट बताए। और ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करके, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यह कन्वर्ट होता है H2O में। अगर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए जैसे OH- है तो माइनस चार्ज यहाँ कितना 1 और 4 इलेक्ट्रॉन किए तो इट मीन्स 4। तो 4 माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से 4 प्लस आएगा। इट मीन्स न्यूट्रल वे में H2O प्राप्त हो रहा है। और बैलेंस करें तो ऑक्सीजन कितना है 4, इट मीन्स यह 4 से मल्टीप्लाई होगा। और हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो 8 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ भी कितना होना चाहिए 4। तो 2H2 + 4OH- -4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4H2।
अब हम लोगों को फिर एनोड के बाद अगर कैथोड रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं, तो अब H2 जब यहाँ यूज हो गया तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड H2O2 से बबल्ड किया जाता है। तो इट मीन्स दूसरा अब कौन सा बच गया हम लोग को, O2, और यह भी हम लोग को कौन सा स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। और जो रिलेटेड H2O हम लोगों को यहाँ पर बना है वह O2 और H2O, फिर यह 4 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किया है तो निश्चित रूप से यह 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कैथोड, और गेन करने के बाद यह फॉर्मेशन करता है 4OH- एक्वस का। अब देखिए अगर 4OH- एक्वस का हम लोग बैलेंस करें तो हाइड्रोजन 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पर भी 4, यह हम लोगों को OH- का फॉर्मेशन। तो यह एनोड रिएक्शन या कैथोड रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन के लिए एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन दोनों को जोड़ना होगा, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए देखिए LHS और इधर वाला भी LHS, और दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर हो गया 2H2 गैस प्लस हो गया फिर O2 गैस और प्लस हो गया 4OH- एक्वस और प्लस हो गया 2H2O। और राइट साइड की बात करें तो 4H2O लिक्विड प्लस हो गया तुमको 4OH- एक्वस, इतना। अब रिलेटेड टर्म्स देख लो, अगर यहाँ 4OH- है और 4OH- इसको हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ पर 2H2O है तो इसमें से हम लोग इसको कैंसिल करके इसको कितना 2, तो हम लोगों को यहाँ पर रिएक्शन हो गया फाइनली 2H2 गैस और प्लस हो गया फिर O2 गैस और गिव्स हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 2H2O और लिक्विड। ये हम लोग को कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गया, देख रहे। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन में देख रहे हो कि क्या हम लोग को प्राप्त हो रहा है H2O। यही H2O जो है वह यहाँ से आउटलेट से हम लोग को बाहर आता है, इट मीन्स H2O इस सेल में जो फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू सेल रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हो कि अगर जिसको नीचे देखने में अगर दिक्कत है तो यह 2H2 गैस प्लस हो गया O2 गैस और यह रिएक्शंस करके बनाया 2H2O और लिक्विड। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, इस रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्राप्त हुआ है उसको यह सेल डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखिए अब अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो इस सेल की क्या विशेषता है या इससे हम लोगों को क्या लाभ है। अगर देखें तो इट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स का क्या एडवांटेज, क्या लाभ है इससे। तो सबसे पहले लाभ में देखोगे तो सबसे पहला, अभी पूरी दुनिया जो है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से त्रस्त है वो है पॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग देखते हैं चारों ओर शहरीकरण हो रहा है, नया नया शहर बन रहा है, और शहर बनने के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है कि वो इतने सारे जो कचरा उत्पन्न हो रहा है, चारों ओर जो प्रदूषण फैल रहा है, इसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, जाएगा कहाँ। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हम लोग देख रहे हैं औद्योगिकरण। इट मीन्स चारों उद्योग धंधा लग रहा है, इससे धुआं उत्पन्न हो रहा है, इससे जो हम लोग देख रहे हैं जो अवशिष्ट के रूप में जो गंदा जल निकल रहा है नदियों में गिर रहा है, चारों नदी का पानी प्रदूषित, पूरा वातावरण प्रदूषित, चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है। तो चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है तो फिर स्वच्छ वातावरण बचेगा नहीं तो मनुष्य कहाँ रहेगा। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में भी देखने के लिए मिला, दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण की स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको न्यूज़ में सुना होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अभी सारा चीज़ जो औद्योगिकरण की भी बात है या जितना भी इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उसमें सबसे पहले प्राथमिकता इस चीज़ को दिया जा रहा है कि प्रदूषण कम से कम हो। तो इस सेल की सबसे बड़ी एक विशेषता हो गई कि यह पॉल्यूशन फ्री होगा, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगी। दूसरा इसका विशेषता क्या है कि हम लोग देखते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट मीन्स जो अभी हम लोगों को विद्युत संयंत्र होता है उसमें जो जिससे हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं, तो हम लोगों को
मैक्सिमम भाग आता है थर्मल पावर से, मीन्स कोयला जला करके विद्युत प्राप्त करना। तो कोयला जला करके जो उसमें संयंत्र होता है, उसमें जो कोयला जलाते हैं, जितना हम लोग इनपुट डालते हैं उससे जो आउटपुट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है, उसका कन्वर्सन रेट कम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा खर्च है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अपेक्षाकृत या उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट कम प्राप्त होता है। तो इस सेल में क्या है, इन सब इट मीन्स जो उसमें संयंत्र होता है, सापेक्षतः हम लोग कह सकते हैं रेस्पेक्टिवली, सापेक्षतः यह अधिक दक्ष होते हैं, सापेक्षा अधिक दक्ष होते हैं, इफिशियंसी इसकी ज़्यादा होती है। और इफिशियंसी इट मीन्स दक्षता इसका हो गया, इफिशियंसी जो है या इफिशियंसी लगभग 70% होता है। 70% इसका मतलब हो गया कि अगर तुम 100 का इनपुट डालते हो फ्यूल्स के रूप में, या हम लोग कह सकते हैं केमिकल एनर्जी में, तो उसका लगभग 70% भाग को यह कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं यह मैक्सिमम मात्रा, लेकिन सबसे बड़ी इस पर खोज लगातार चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पर देखो, जो इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड प्रयोग हुआ है, उस पर कैटेलिस्ट के रूप में जो लेयर चढ़ाया गया है, पीटी का, एजी का, एयू का, ये सब महंगा धातु, और जिसके कारण यह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली महंगा हो जाता है। तो यह इसका रेट सस्ता हो, और उसके साथ साथ यह सस्ता होने के साथ साथ इसकी इफ़िशियंसी और बढ़ाया जा सके, इसमें 70% से अधिक किया जा सके, उसके लिए इस पर लगातार खोज चल रहा है। इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, या हम लोग कह सकते हैं जो कैटेलिस्ट है उसके बारे में लगातार खोज हो रहा है। और ये आधुनिक युग का एक सबसे एडवांस सेल्स के रूप में भी इसकी गिनती होगी, जिस पर लगातार रिसर्च पूरी दुनिया में हो रहा है। यह इफ़िशियंसी के मामले में भी, और दूसरा पॉल्यूशन फ्री होता है, ये दो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके साथ साथ हम लोग अगर कहें तो इसकी लिमिटेशंस की अगर सीमाओं की बात करें, या इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका डिमेरिट्स या दोष की बात करें, तो इसमें दोष जो होता है, सबसे पहला अभी हम लोग डिस्कस किए ही कि इसमें जो कैटेलिस्ट यूज होता है वह महंगा होता है। तो निश्चित रूप से यह सेल क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सेल यह क्या हो जाएगा, कॉस्टली, या हम लोग अधिक महंगे होते हैं, मतलब कॉस्टली होता है यह सेल महंगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड पर जो कैटेलिस्ट यूज होता है वह कैसा होता है, महंगा होता है। इट मीन्स कैटेलिस्ट, महंगे कैटेलिस्ट का उपयोग हम लोग कह सकते हैं कॉस्टली कैटेलिस्ट का उपयोग, इसका कारण है महंगा होगा। दूसरा हम लोग अगर बात करें फिर, तो ये इसको हैंडल करना थोड़ा सा कठिन होता है। एक तो सब देख रहे हो कि आउटलेट के रूप में H2O प्राप्त हो रहा है, देख रहे हो, और उसके साथ साथ इसका आकार प्रकार भी एक समस्या है, जिसके लिए कहते हैं कि इसे हैंडल करना कठिन होता है। और एक बात इसमें है, तीसरा में हम लोग कह सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यह इलेक्ट्रोलाइट कोरोसिव होता है, कोरोसिव होता है। इस कोरोसिव होता है कैसे, या कोरोसिव का क्या, या कोरेजन का क्या मतलब है, वो अगले भाग में हम लोग देखेंगे, कोरेजन या संचारण के वाले भाग में। तो इलेक्ट्रोलाइट कोरोसिव बहुत ज़्यादा होता है। ये सब इसका लिमिटेशन या डिमेरिट्स हो गया, और इसका यह मेरिट्स हो गया। और इस पर अभी लगातार अभी यह ज़्यादा पॉपुलर सेल में नहीं है। उसका कारण एक तो सबसे पहला इसको हैंडल करना है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना इसका मुख्य कारण है, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है।